जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज की इस कक्षा में हम दूसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं। जहां तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे से हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई दीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र जी में कल हमने जहां तक पढ़ लिया था, एक बार हम वहां देखते हैं कि हमें वहां से आगे कौन कौन से सूत्र पढ़ने हैं। कल जो चर्चा आई थी, कल की जो हमने सूत्र पढ़े थे उसमें एक सूत्र आया था शरीर के बारे में। तो हम जो चर्चा चल रही थी, जिस चर्चा पर हम कर रहे थे, जिस पर चर्चा कर रहे थे, वो विषय था शरीर। तो 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। सूत्र क्रमांक 36वां है। आइए मैं आपको सीधा पुस्तक तक ले चलता हूं, जो स्क्रीन शेयर के माध्यम से। ये देखिए, पहले जन्म की बात हुई। जन्म के बाद फिर जो शरीर प्राप्त होता है जीवों को, कौन कौन से शरीर प्राप्त होते हैं, उनकी बात 36वें नंबर के सूत्र में करी गई है। 36वें नंबर के सूत्र को एक बार पढ़ लेते हैं। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। ये जो सूत्र है, सूत्र कहता है शरीर 5 प्रकार के हैं। औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा इस 36वें नंबर के सूत्र में की है। जिनमें से औदारिक शरीर क्या है? औदारिक शरीर का मतलब है स्थूल शरीर, ऐसा शरीर जो कि जो शरीर स्थूल होता है, जो रोकता है और दूसरे से रोकता भी है, एक दूसरे को रोकता है, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रियक शरीर वो होता है जो विक्रिया करता है, मतलब छोटा बड़ा लंबा ऊंचा, एक अनेक प्रकार के जो है विक्रियाएं हो जाती हैं, अनेक अनेक रूपों में स्वयं को बनाने की सामर्थ्य जिसमें होती है, वैक्रियक शरीर है। आहारक शरीर जो होता है वो है 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के निकलता है, उनके मस्तक से निकलता है। एक पुतला होता है, एक हाथ का पुतला रहता है, दिव्य पुंज जिसको कहते हैं, मतलब बहुत तेज उसमें रहता है। और तेज से युक्त जो वह जो पुतला रहता है, वह पुतला क्यों निकलता है? किसी तीर्थ वंदना के लिए, शंका के समाधान के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए वह जो इस प्रकार से पुतला निकलता है और वह समाधान प्राप्त करके आ जाता है, उसको आहारक शरीर कहते हैं। उसके बाद तेजस शरीर जो होता है वो औदारिक आदि शरीरों में तेज देने का काम करता है। तेज मतलब होती है चमक, जो हमारे और आपके शरीर में कुछ ना कुछ चमक होती है और हम देखते हैं कि किसी का चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करता है या उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत देखने से ऐसा लगता है जैसे कि इनके पास बहुत सामर्थ्य है, कुछ सकारात्मकता प्रतीत होती है। वो तेज का प्रभाव है, ज्यादा तेज रहेगा। और एक होता है निस्तेज। मान लीजिए किसी का चेहरा जो है बिल्कुल है तो खूबसूरत, लेकिन गोरा भी है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन चेहरा जो है वो उस प्रकार से तेज युक्त नहीं है, तो
वह जो है वह तेजस शरीर की अधिकता और कमता के कारण से होता है। फिर उसके बाद कार्मण शरीर आता है। कार्मण शरीर क्या है? ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का समूह है, उसको कार्मण शरीर कहा है। इस प्रकार से 5 प्रकार के शरीर है। 37वें नंबर का सूत्र हमने कल पढ़ा था, एक बार फिर इस सूत्र को आपको बता देता हूं। सूत्र में बताया कि परम परम सूक्ष्म, सूत्र है परम परम सूक्ष्म, मतलब कि औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्बन, ये पांचों शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म है। कैसे हैं? सूक्ष्म। आहार जो औदारिक शरीर है उससे वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक शरीर से तेजस शरीर सूक्ष्म है और तेजस शरीर से कार्बन शरीर सूक्ष्म है। इस प्रकार से ये क्रमशः परम परम मतलब आगे आगे के जो शरीर है वो आगे आगे और ज्यादा सूक्ष्म होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब इसी कारण से इस हमें एक उत्तर मिल जाता है। कई बार लोगों के मन में प्रश्न रहता है, औदारिक शरीर तो हमें दिखाई देता है, वैक्रियक आदि शरीर क्यों नहीं दिखाई देते? तो भाई इसीलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं। औदारिक से सूक्ष्म वैक्रियक, उससे भी सूक्ष्म है आहारक, उससे भी सूक्ष्म है तेजस और उससे भी सूक्ष्म है कार्बन शरीर। इस प्रकार से ये जो है ये सूक्ष्म होते हैं, एक एक से ज्यादा सूक्ष्म होते चले जाते हैं। बात आएगी सबसे सूक्ष्म कौन है, तो सबसे सूक्ष्म है कार्बन शरीर, क्योंकि वो अंतिम शरीर है। लेकिन एक और यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। कैसे है? अगले 38वें नंबर के सूत्र में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 38वें नंबर का हम जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा आपको एक चौंकाने वाली बात मालूम चलेगी। देखते हैं क्या है इसमें बताया गया। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। उच्चारण कैसे करना है मैं बताता हूं। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। यहां पर उच्चारण में आपको इसका उच्चारण नहीं करना है। ये जो उल्टा एस आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये देखो ये वाला जो एस है इसको आपको उच्चारण नहीं करना है। ये होता है, इसको बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह होता है, ये संधि का सूचक होता है, इसका उच्चारण कभी नहीं किया जाता। कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये आ है, समझते हैं कि ये जो अवग्रह बना है ये अवग्रह आ का सूचक है और इसका उच्चारण आ करना है। प्रदेश तो असंख्य गुणम, नहीं, आपको जब भी संस्कृत में उच्चारण करना है तो आपको आ का उच्चारण इसमें नहीं करना है। ये एक प्रकार का सूचक चिन्ह है, चिन्ह का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसका उच्चारण आपको नहीं करना है। कोई करता भी है तो उसको बताइएगा कि ये गलत है। ठीक है, इसका उच्चारण नहीं करते हुए कैसे उच्चारण करेंगे फिर बताता हूं। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। ठीक है, 38वें नंबर का सूत्र है। सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। संधि विच्छेद इसका हो जाएगा प्रदेशतः असंख्येय गुणम प्राक तेजसा। प्रदेशतः असंख्येय गुणम प्राक तेजसा। प्रदेशतः मतलब प्रदेश की अपेक्षा से, प्रदेश की अपेक्षा से या परमाणुओं की अपेक्षा से असंख्येय गुणम, असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे हो जाते हैं प्राक तेजसा। प्राक तेजसा मतलब तेजस के पहले पहले तक। ठीक है, ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। इसका अर्थ क्या है वो हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि तेजस के पहले पहले तक मतलब आहारक तक, क्योंकि क्रम से चलेंगे, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्बन, 5 शरीर हैं। तो औदारिक वैक्रियक और आहारक ये तेजस के पहले आते हैं। तेजस चौथे नंबर का है, तो औदारिक वैक्रियक आहारक और तेजस, तो तेजस को हटा दिया, 3 बचे। 3 कौन कौन से हैं? औदारिक वैक्रियक और आहारक। ठीक है, अब हमने पिछले सूत्र में क्या पढ़ा था? पिछले सूत्र में हमने पढ़ा था कि परम परम सूक्ष्मम, मतलब ये जो शरीर हैं ये एक दूसरे से सूक्ष्म होते जाते हैं। जैसे औदारिक, औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है और वैक्रियक से भी ज्यादा सूक्ष्म है आहारा, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म तेजस। लेकिन इस सूत्र में कहा है कि तेजस के पहले पहले तक मतलब आहारक तक प्रदेश की अपेक्षा से ये असंख्यात गुणे होते हैं। समझना है सूत्र को।
सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि औदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुणे ज्यादा प्रदेश होंगे किसमें? वैक्रियक शरीर में। और इससे भी असंख्यात गुणे ज्यादा प्रदेश होंगे आहारक शरीर में। ठीक है? क्यों तेजस को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने तेजस से पहले पहले तक मतलब आहारक तक ही लेना है, तो आहारक तक ले लिया। औदारिक से असंख्यात गुणे परमाणु या प्रदेश होंगे किसमें? वैक्रियक में। वैक्रियक से असंख्यात गुणे परमाणु होंगे किसमें? आहारक में। ठीक है? तो इस प्रकार से ये 3 शरीरों की चर्चा है। 5 शरीर थे, तेजस और कार्बन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये जो सूत्र कहता है वो कहता है प्रदेशतः, प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणे हो जाते हैं। प्रदेश जो है वो असंख्यात गुणे हो जाते हैं प्राक तेजसा, तेजस के पहले पहले तक, मतलब आहारक तक। कहां तक? आहारक तक। देखो इसमें भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रदेश शब्द का अर्थ परमाणु है। परमाणुओं की अपेक्षा से तेजस से पहले के शरीर असंख्यात गुणे, ठीक है, असंख्यात गुणे मतलब औदारिक में जितने परमाणु हैं उनसे असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक में है, और वैक्रियक से असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात हमें समझा दी। अब आपके मन में आ रहा होगा एक प्रश्न, जो आपके मन में पक्का आ रहा होगा, पिछले सूत्र में तो आपने ये कहा था कि परम परम सूक्ष्म। पिछले सूत्र में आपने क्या कहा था कि औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है। यहाँ पर आप कह रहे हो कि औदारिक से ज्यादा परमाणु तो वैक्रियक में है, वैक्रियक से ज्यादा परमाणु आहारक में है। अब ये कैसे समझ में? ये तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात होगी, उल्टी बात हो गई। आपने तो बिल्कुल विपरीत बात कह दी। पहले कहा औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म, अब कह रहे हो कि औदारिक से ज्यादा असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु वैक्रियक में है। तो जब उसमें ज्यादा परमाणु है तो वो सूक्ष्म कैसे हुआ? वो तो स्थूल होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर भी दिया हुआ है पुस्तक में, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर परमाणुओं से बने होने पर भी, असंख्यात गुणे परमाणुओं से बने होने पर भी आगे के शरीर स्थूल नहीं है, स्थूल नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा बंधन के ठोस होने से उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। एक रुई का ढेर है, एक रुई का ढेर है और उसका वजन कितना है? 10 किलो। 10 किलो रुई हमारे पूरे कमरे में जो है फैल सकती है, या कमरे में नहीं कहें तो एक बहुत बड़ा कार्टून है, बहुत बड़ा कार्टून है, उसमें हम 10 किलो रुई भर सकते हैं। सामान्य से तो 10 किलो रुई हम नहीं भर पाएंगे, लेकिन 10 किलो अगर लोहा है, लोहे का कोई पिंड है, तो वो 10 किलो का बांट मान लीजिए, जो तौलते हैं ना सब्जी वाले, तो बांट है मान लीजिए 10 किलो का, तो 10 किलो का बांट लोहे का है, लोहे का है, और उसमें जो है वो 10 किलो का है और वो वहीं पर रखा हुआ है। 20 किलो का भी होगा तो भी रुई के 10 किलो के ढेर से वो छोटा ही होगा, बहुत छोटा होगा। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि ये परमाणु जो है भले ही असंख्यात गुणे हैं, लेकिन इनका जो बॉन्ड है, बंधन है, वो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ठोस होता है। ठोस होने के कारण से ये सूक्ष्म हो जाते हैं। भले ही असंख्यात गुणे परमाणु हैं, लेकिन इनका बंधन ठोस है, इसलिए उत्तर उत्तर भी सूक्ष्म होते चले जाते हैं। रुई बहुत ज्यादा 10 किलो होगी, बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी, और 10 किलो लोहा होगा तो जरा सा आप जो है उस बांट को लेकर के अपने हाथ में, या एक हाथ से भी आप लेकर के चले जा सकते हैं। रुई अगर 10 किलो होगी तो इतना बड़ा पहाड़ सा बन जाएगा। ठीक है? तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा औदारिक शरीर में और वैक्रियक शरीर में इतना ही अंतर है जितना रुई के ढेर में और लोहे के एक पिंड में। एक इतनी सी बॉल लोहे की 10 किलो की हो सकती है, और रुई का एक ढेर बहुत बड़ा बनाएंगे। रजाइयां भी हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, रजाइयां कितनी 2, 4, 5 किलो की होती हैं, 7 किलो की होती है ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो 2, 3 किलो में ही रजाई, और वो कितनी भारी, मतलब कितनी बड़ी दिखाई देती है, रुई की होती है। तो कहने का मतलब यही है कि उसमें परमाणु कम है, इसमें परमाणु ज्यादा है। आइए अब फिर प्रश्न उठता है, आपने कहा था कि तेजस के पहले पहले तक, तेजस के पहले पहले तक औदारिक वैक्रियक और आहारक तक तो एक दूसरे से असंख्यात गुणे परमाणु, तो तेजस और कार्बन में कितने परमाणु हैं ये भी तो बताइए। तो उसके लिए अगला सूत्र दिया है 39 नंबर का 39 सूत्र है।
आइए इसको पढ़ते। सूत्र है अनंत गुणे परे, अनंत गुणे परे। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि आहारक शरीर से तेजस शरीर और कार्बन शरीर, अनंत गुणे और परे इन्होंने जो कहा है वो द्विवचन में प्रयोग किया गया है। अनंत गुणे परे ये जो है ये द्विवचन में प्रयोग है, और द्विवचन में प्रयोग होने से तेजस और कार्बन दोनों का बोध होता है। क्या अर्थ निकलता है? अर्थ निकलता है कि आहारक से तेजस के जो परमाणु है ना, वो आहारक से तो अनंत गुणे है, और तेजस से कार्बन के जो परमाणु हैं वो अनंत गुणे हैं। तो कार्बन के परमाणु अनंत गुणे हैं तेजस से, और तेजस के परमाणु आहारक की अपेक्षा से अनंत गुणे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि ये जो है ये इनकी विशेषता है। अब आगे फिर वो कहते हैं कि और क्या क्या विशेषता है दोनों शरीरों की, तेजस और कार्बन की, और क्या विशेषता है? तो अगला सूत्र इन्होंने दिया है 40वें नंबर का। आइए इसको हम पढ़ते हैं। अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, कुछ लोग अप्रतिघाते बोलते हैं, प्रतिघाते नहीं, अप्रतिघाते है। ठीक है, अप्रतिघाते। तो ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि ये जो दोनों शरीर हैं, तेजस और कार्बन जो शरीर हैं, ये शरीर कैसे हैं? प्रतिघाती नहीं है, अप्रतिघाती है। मतलब क्या? मतलब ये जो दोनों शरीर हैं, ना तो ये मूर्तिक पदार्थों से रुकते हैं और ना किसी मूर्तिक पदार्थ को रोकते हैं। तेजस और कार्बन शरीर अगर यहाँ से गुजर भी रहे हैं ना, हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अप्रतिघाती है, प्रतिघात नहीं करते, रोकते नहीं है, कुछ प्रतीत ही नहीं होता, यहाँ से निकल जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। ये क्या है? हमारी स्क्रीन के आर पार भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूर्तिक पदार्थ को रोकते नहीं है। किसी भी लोक के किसी भी मूर्तिक पदार्थ को ना तो ये रोकते हैं और ना स्वयं ही रुकते हैं किसी मूर्तिक पदार्थ के द्वारा, ना तो ये स्वयं रुकते हैं और ना किसी मूर्तिक पदार्थ को रोकते हैं। ये इनकी विशेषता है। ठीक है, तो हमें बात समझ में आ गई कि तेजस और कार्बन शरीर भले ही ये अनंत गुणे परमाणु वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाधाओं से रहित हैं, और ये दोनों ही शरीर अप्रतिघाती है, मतलब न किसी से रुकते हैं न किसी को रोकते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। काम से मतलब कि जहां गमन करना है वहां गमन करेंगे पूरे लोक में, लेकिन न किसी को रोकते हैं न स्वयं रुकते हैं किसी के द्वारा। ये बात आप समझ लीजिए, इनकी ये विशेषता है दोनों शरीरों की। आगे देखते हैं। अब और विशेषता क्या है? तो कहते हैं अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि अनादि संबंधे, मतलब तेजस और कार्बन जो शरीर हैं, ये दोनों ही शरीर अनादि संबंध वाले। कैसे हैं? अनादि संबंध वाले हैं, मतलब अनादिकाल से जीव के साथ ये तेजस और कार्बन शरीर अनादिकाल से संबंध रखने वाले हैं। ये बात हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, ये इनकी विशेषता हुई। अब आगे देखते हैं, और इसमें क्या बताया है? अगला सूत्र जो है, अगला सूत्र है वह बताता है कि ये जो दोनों शरीर हैं ये किन किन जीवों के पाए जाते हैं। 1 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, देव गति के, नरक गति के, मनुष्य गति के, त्रियंच गति, किन के होते हैं? तो उसके लिए अगला सूत्र दिया है 42 नंबर का सूत्र है सर्वस्य। सर्वस्य मतलब सभी जीवों के होते हैं। सभी संसारी जीव जो हैं, वो सभी संसारी जीवों के ये जो तेजस और कार्बन शरीर होते ही हैं। तो मुक्त जीव के होते हैं क्या? नहीं, मुक्त जीव के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मुक्त जीव के तो शरीर ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, तो कार्बन शरीर नहीं होगा। और ये शरीर भी तो कर्म से प्राप्त होते हैं, हमें नाम कर्म के उदय से ही तो शरीर आदि की प्राप्ति होती है। शरीर, संस्थान, संघात वो भी नहीं हो रही है, तो मुक्त जीव के कोई भी शरीर नहीं है। लेकिन वो कहते हैं
कि सभी संसारी जीवों के ये शरीर तो होंगे ही होंगे, ये दोनों शरीर, ठीक है। कौन कौन से? तेजस और कार्बन शरीर, ठीक है। ये बात यहाँ पर हमें समझ में आ गई। आइए अब हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है, 5 शरीर है, 5 शरीर में से कौन सा शरीर किसके रहेगा, किसके नहीं रहेगा, ये बड़ा सा प्रश्न हमारे सामने है। थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा कि भाई किसके कौन सा शरीर होता है। एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? जैसे 2 शरीर तो आपने बता दिए, तेजस और कार्बन, और कितने शरीर एक साथ हो सकते हैं? तो उन्होंने बता दिया है सूत्र नंबर 43 में। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि तद आदीनी, उन शरीरों को, आदीनी भाज्यानी, उन तेजस और कार्बन शरीर को आदि लेकर के, वो जो तेजस और कार्बन शरीर हैं उनको आदि लेकर के, युगपद, युगपद मतलब एक साथ, एकस्य, एकस्य आचतुर्भ्यः, ठीक है। एकस्य मतलब एक जीव के, आचतुर्भ्यः मतलब 4 शरीर तक, भाज्यानी मतलब भाग देने योग्य है। समझ में क्या आया? देखो उन्होंने कहा कि कैसे विभक्त करना है, कैसे भाग देना है। भाज्यानी मतलब भाग करना, कैसे भाग करना है। सूत्र कहते हैं कि सूत्र में कहा है तदादीनी। तदादीनी का मतलब क्या होगा? तदादीनी का मतलब होगा उनको आदि लेकर। किसको आदि लेकर? पहले चर्चा किसकी चल रही है? तेजस और कार्बन की चर्चा चल रही है अभी तक के सूत्रों में। तो उनको आदि लेकर के, तेजस और कार्बन को आदि लेकर, एक जीव में युगपद एकस्या, एकस्य, एकस्य अलग हो जाएगा, आचतुर्भ्या मतलब 4 तक शरीर हो सकते हैं एक जीव में, ठीक है। तो कहते हैं 4 शरीर हो सकते हैं। और विशेषता उन्होंने बताई है इसकी। क्या विशेषता है? विशेषता बताई है कि एकस्य मतलब एक जीव के, युगपद मतलब एक साथ, आचतुर्भ्या मतलब 4 तक हो सकते हैं। तदादीनी उनको आदि लेकर, तेजस और कार्बन से शुरू करके एक जीव में 4 शरीर एक साथ, भाज्यानी मतलब विभक्त करने चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। कैसे समझेंगे? आइए एक बार आपको बता देता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए 2 शरीर हैं किसी जीव के, 2 शरीर हैं, तो 2 शरीर कौन कौन से होंगे? 2 शरीर होंगे, तेजस और कार्बन शरीर, तेजस और कार्बन शरीर होंगे। अब वो कहते हैं अगर 3 शरीर होंगे तो कौन कौन से होंगे? तेजस, कार्बन और औदारिक शरीर होगा। अथवा अथवा तेजस, कार्बन और वैक्रियक शरीर होगा। तेजस, कार्बन, औदारिक, या तेजस, कार्बन, वैक्रियक शरीर होगा। और उसके अलावा अगर 4 शरीर होना है तो 4 शरीर कौन कौन से होंगे? पहले तो तेजस, दूसरे नंबर पे कार्बन, ये 2 होने ही होने हैं, 2 को अलग करो। उसके बाद फिर कहते हैं औदारिक शरीर और फिर आहारक शरीर। जब आहारक पुतला निकलता है उस समय उन मुनिराज के औदारिक शरीर भी होता है और आहारक शरीर भी होता है। तो दोनों शरीर वो हो गए, तेजस कार्बन होने ही है सभी संसारी जीवों के। तो कुल मिलाकर के 4 शरीर एक साथ हो जाते हैं। 5 शरीर एक साथ किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई है कि यहाँ पर एक साथ 4 शरीर हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, विग्रह गति में कौन से शरीर होंगे? विग्रह गति में 2 शरीर होंगे। कौन कौन से? तेजस और कार्बन, क्योंकि वहां पर औदारिक शरीर है नहीं, वैक्रियक शरीर है नहीं, ठीक है। औदारिक वैक्रियक शरीर है नहीं, आहारक शरीर हो नहीं सकता बिना औदारिक शरीर के रहते हुए। तो औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर है नहीं, केवल तेजस और कार्बन शरीर रहते हैं। इन्हीं का अनादि काल से संबंध बना हुआ है। और साथ ही साथ में ये जो दोनों शरीर हैं, ये दोनों शरीर जीव में बने रहते हैं। तो तेजस और कार्बन शरीर विग्रह गति में रहेंगे। 3 शरीर, जैसे मान लीजिए कोई त्रियंश है अथवा मनुष्य है तो उसके 3 शरीर होंगे। कौन कौन से? तेजस, कार्बन और औदारिक, ठीक है। कोई मनुष्य है या त्रियंश है, तेजस, कार्बन और औदारिक शरीर होगा। यदि कोई देव और नारकी है, 4 गतियां हैं,
चारों गतियों में से मनुष्य और त्रियंश को हमने निकाल लिया औदारिक, तेजस और कार्बन में। अब देव और नरक गति दो बची हुई है। देव और नरक गति, इनमें क्या अंतर है, मतलब इनमें कौन सा शरीर आएगा? इनमें भी 3 शरीर होंगे। कौन कौन से? तेजस, कार्बन, ये 2 शरीर हो गए, और तीसरा आएगा इसमें वैक्रियक शरीर, क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर होता है, तो वैक्रियक शरीर हो जाएगा। तो 3 शरीर हो गए, तेजस, कार्बन और वैक्रियक। ये 3 शरीर किनके होते हैं? देव और नारकियों के। चारों गतियां इसी में समाप्त हो गई। अब बचे कौन? कोई भी नहीं बचा। हाँ, एक शरीर जरूर बचा है। कौन सा बचा है? आहारक शरीर। आहारक शरीर किनके होता है भाई? छठे गुणस्थान वर्ती, जो छठवें गुणस्थान में स्थित कोई मुनिराज हैं, उनके यदि कोई पुतला निकल रहा है, उनके यदि कोई पुतला निकल रहा है, तो उनके उस समय आहारक शरीर हो सकता है। तो ये हमें बात समझ में आ जाती है कि ऐसे यदि कोई मुनिराज हैं, तो उनके इस प्रकार से 4 शरीर हो सकते हैं। कौन कौन से? तो कहा है औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन। अच्छा, अगर उन्हें विक्रिया रिद्धि होगी, तो विक्रिया रिद्धि होने पर उनके औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर हो जाएंगे। विक्रिया जब वो करेंगे तब 4 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर होंगे। अगर आहारक पुतला निकलेगा, तब उन मुनिराज के औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, सॉरी, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर होंगे। और यदि विक्रिया रिद्धि होगी, तो औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर होंगे। तो इस प्रकार से ये 4 शरीर हो सकते हैं, अधिक से अधिक 5 शरीर एक साथ किसी भी जीव के नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात यहाँ पर हमें इस 43वें नंबर के सूत्र में समझ में आई है। आगे और विशेष कथन इन शरीरों के बारे में किया जा रहा है। तो कार्बन शरीर की विशेषता उन्होंने बताई है कि कार्बन शरीर कैसा है? तो सूत्र में कहा है, 44 नंबर का सूत्र है कि निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? सूत्र का अर्थ हुआ कि निरुपभोग वाला है, निरुपभोगम अंत्यम। ठीक है, अंत्यम मतलब अंतिम जो शरीर है, कार्बन शरीर सबसे अंत वाला है, तो अंत वाला जो शरीर है निरुपभोगम, मतलब उसका उपभोग नहीं होता। कैसा है? वो निरुपभोग शरीर है। अब वही भाई, ये क्या आपने बताया, ये क्या समझे, कैसे समझे इसको? तो कहा कि उपभोग का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब होता है कि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि जो ग्रहण किया जाता है, वो उपभोग होता है। तो वह उपभोग विग्रह गति में होता नहीं है भाई, इंद्रियां ही नहीं है उस समय, तो वह ये जो शरीर है उपभोग से रहित होता है, इसका भोग नहीं किया जाता है। साथ भले ही रहता है, उपभोग नहीं कर सकते इसका। ये बात हमें ये 44वें नंबर के सूत्र में बताई गई। चलिए, आज हमारा समय हो चुका है। आज की इस कक्षा को और इस सूत्र को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छा विषय इसमें अभी चल रहा है। और भी जो लोग इसमें नहीं जुड़ पाए हैं या YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ें, समझें, और तत्वार्थ सूत्र जी साथ में लेकर के जब आप पढ़ेंगे, एक एक सूत्र बहुत सरल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। नौवार नमोकार। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।